जय महामाया एस्ट्रो यंत्रिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम पाठ संख्या 35 में पहुंच चुके हैं। हमने अभी तक ग्रहों के स्वभाव को जाना, ग्रहों के गुण को जाना, राशियों के गुण को जाना, स्वभाव को जाना। हमने यह भी जाना कि जो कि होरा शास्त्र के 4 मुख्य स्तंभ हैं, यानी फलित शास्त्र के 4 मुख्य स्तंभ हैं, वह कौन से हैं? वह हैं नक्षत्र, राशि, ग्रह और भाव। हमने इन भी सारे चारों चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। अब हमने यह लग्न स्पष्ट करना भी सीख चुके हैं। हम अब गणित पद्धति से लग्न स्पष्ट के बारे में विशेष रूप से बताएंगे। जब हमें लगेगा कि गणित की आवश्यकता है तो हम गणित के बारे में बताएंगे। अभी हम सिर्फ फलित के ऊपर चल रहे हैं। फलित में हमने देखा कि यह किस प्रकार से ग्रहों का बल देखा जाता है और किस प्रकार से राशियों का बल देखा जाता है, और इन दोनों के बीच में संबंध भी जाना हम लोगों ने। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो कि अब आते हैं हम फलित के ऊपर। फलित का पहला पाठ मान सकते हैं, या पहला पाठ तो नहीं, क्योंकि यह जो भी हमने पढ़ा वो फलित के बारे में ही था। लेकिन जब हम बात करते हैं विशेष रूप से मेष लगन के बारे में, मेष लगन कुंडली में मेष लगन कैसा बनता है, हम यह जान चुके हैं कि यह लगन कहलाता है। जो पहला भाव है वह लगन कहलाता है, और यहाँ पर 1 लिखा जाता है, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, चौथा भाव, 5वां भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां, 10वां भाव, 11वां भाव और 12 भाव। हम यहाँ पे 1, 2, 3 यह राशियों के नाम भी जानते हैं इससे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह लगन है। लगन जिसका स्वामी कौन सा है? यह लग्नेश। लगन का स्वामी कौन हो गया? लगन का ईश लग्नेश। कौन हो गए? यहाँ पर हो गए मंगल। रटे नहीं, समझें। मेष लगन परिचय में लगन के स्वामी कौन हो गए? 1 नंबर। मेष नंबर कौन सी राशि होती है? 1 का स्वामी कौन से हो गए? मंगल। मंगल यहाँ पर मेष लगन में किस किस भाव के स्वामी हैं? यानी अष्टम भाव के स्वामी और लगन के। तो अष्टम भाव के स्वामी भी क्या हुए? अष्टमेश। अष्टमेश के स्वामी कौन हो गए? मंगल हो गए। और यहाँ पर हम देखेंगे द्वितीय भाव, और यह का स्वामी कौन है? द्वितीय भाव अर्थात मारक स्थान भी होता है, तो मार्केश कौन से हो गए? और यहाँ पर कौन से हो गए? सब मार्केश कौन से हो गए? यह हो गए शुक्र, क्योंकि 2 नंबर और 7 नंबर, वृषभ और तुला दोनों के स्वामी ही शुक्र हैं। हम अब नंबर से बात करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस राशि को डिनोट करता है। यहाँ पे 3 नंबर आ जाते हैं। 3 नंबर को हम पराक्रम भाव भी कहते हैं। तो पराक्रम भाव कहते हैं तो अर्थात पराक्रमेश। और 3 नंबर बुध का है, बुध और किस भाव का स्वामी भी है? छठे भाव का भी स्वामी है। तो पराक्रमेश प्लस षष्ठेश कौन से हो गए? बुध। और तीसरे भाव के बाद, पराक्रम भाव के बाद चतुर्थ भाव आते हैं, जो कि सुखेश यानी सुख के भाव, यानी ईश्वर कौन से हो गए? चंद्र हो गया। सुखेश के बाद आपके कौन से आ जाते हैं? पंचम भाव अर्थात पंचमेश। पंचमेश के स्वामी कौन से हो गए? सूर्य। और छठे भाव के स्वामी षष्ठेश बताया था ये आपको। यह 7वां भाव मारक भाव, ये 8वां यानी अष्टमेश हो गए। 9वां भाव कौन सा होता है? यह भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। तो भाग्येश कौन है? गुरु है। गुरु इस भाव में दो भाव के स्वामी, एक नवम के और एक द्वादश भाव के। द्वादश को खर्चेश भी कहते हैं, वयेश भी कहते हैं। वयेश कौन से हो गए? गुरु। और उसके बाद हम 10वें भाव जाते हैं, कि जो कि कर्म भाव है, जो कि राज भाव है, जो कि यहाँ से हम बात करते हैं कि रोजगार व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। तो अगर यह राजेश या राजवेश करें, या इसको हम कर्मेश भी कह सकते हैं, कर्मेश कहते हैं। और तो क्या हो? कर्मेश के भाव कौन से हैं? कर्मेश। और यह लाभेश भाव हो गया, या लाभेश भाव हो गया। इनके स्वामी कौन है? यह शनि है। उसके बाद हम आते हैं कि छठा, 8वां और 12वां भाव को हमने यहाँ पे त्रिक भाव भी कहा है।
तो यहाँ पे त्रिक भाव के स्वामी अर्थात त्रिकेश कौन से हो गए? छठा अर्थात बुध, आठवां मंगल और 12वां गुरु त्रिकेश भी है। त्रिकेश के बाद उपचय भाव आते हैं, तो यह उपचय भाव के स्वामी कौन हुए? ये 3 नंबर के बुध और 11 नंबर के शनि हो गए। यह तो हमने देखा कि मेष लगन में मुख्यतः कौन से भाव किस भाव के बारे में बात करता है। केंद्र भाव कौन से हो गए? केंद्र भाव की बात करेंगे तो 1, 4, 7, 10 भी होते हैं। 1, 4, 7, 10 यानी शुक्र, शनि, चंद्र और मंगल केंद्र के स्वामी भी हैं। उसके बाद हम आते हैं त्रिकोण। त्रिकोण के स्वामी त्रिकोणेश कौन कौन से हुए? 5 और 9 और यह 1 हो गए, यानी मंगल, सूर्य और गुरु यानी धनु, या इनके त्रिकोणेश हो गए। केंद्रेश भी हो गए, केंद्राधिपति भी हो गए, यह हो गया। तो इस तरीके से हमने सिर्फ अभी परिचय के बारे में जाना है। हम यह जानेंगे कि मेष लगन में और कौन कौन से योग होते हैं, कौन से शुभ फल होते हैं, सफल योग होते हैं, कौन से दुस्थान के स्वामी भी यही हुए। जो आप त्रिकेश के बारे में बात करेंगे या दुस्थान के बारे में बात करेंगे तो यह चार्ट बार रही। या सफल योग कौन से होंगे, राजकारक योग कौन से होंगे, अशुभ फलदायी ग्रह कौन से होंगे, शुभ फलदायी ग्रह कौन से होंगे, सिर्फ मेष लगन के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो इस चीज के बारे में भी अभी हम जानते हैं। आपको यह चीज नोट कर लें, क्योंकि यह आपको फलित में बहुत ही आवश्यकता है। यह याद कर लें, समझ लें, रट लें, जो भी करना है कर लें। वैसे कोई आसान रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने अगर इस भाव को हम बात किए थे, उस भाव के बारे में आपने पढ़ा होगा तो कि कौन सा भाव किस कारक तत्व का है, तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं इसमें कौन से भाव का फल क्या रहेगा, यानी इसमें राजयोगकारी कौन से हैं, इसमें सफल योग कौन से हैं, इसमें अशुभ फल दायी कौन से हैं, इसमें शुभ फलदायी कौन से हैं, इसमें शुभ फलदायी कौन से हैं, इसमें सफल हो गए तो निष्फल कौन से हैं, इसमें मार्केस के बारे में हमने जान चुके हैं, पाप फलदायी कौन से हैं, इसमें मार्केस कौन से हैं, इसमें शुभ युति वाले ग्रह कौन से हैं, इसमें अशुभ युति वाले ग्रह कौन कौन से हैं। इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानते हैं कि राजयोगकारी वाले ग्रह कौन से होंगे। देखिए, तो सबसे पहले तो हम त्रिकोण पर जाते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जो त्रिकोण के स्वामी है वो सदैव ही शुभ फल देते हैं। त्रिकोण के स्वामी कौन है? 9 नंबर है या 5 नंबर है और 1 नंबर है। तो यहाँ पे 1 नंबर की बात करें तो यह अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो यहाँ पर यह कभी कभी उतना फल नहीं देता है, लेकिन अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। तो राजयोगकारी में सबसे पहले सूर्य आते हैं, क्योंकि जो सूर्य है वह मंगल के भी मित्र हैं। सूर्य हो गए, उसके बाद आपके 9 नंबर अर्थात गुरु हो गए, और मंगल के मित्र आपके चंद्रमा भी हो गए। यह योगकारी ग्रह है, यह सदैव योग फल देते हैं और मंगल भी इसमें अच्छे फल देते हैं। सफल योग के बारे में अब बात करते हैं कि सफल योग क्या होता है। सफल योग युति पर निर्भर है। सफल योग में जो इसका राजयोग कारक है पंचम भाव यानी सूर्य हैं, अगर वह चंद्रमा के साथ भी हैं तो भी वह सफल योग का निर्माण करते हैं। दूसरे हो गए सूर्य, अगर यहाँ पर किसके साथ, क्योंकि यह गुरु तो स्वयं ही योगकारी हैं, तो इसको छोड़ते हैं। सूर्य अगर शुक्र के साथ भी हो गए तो यह योगकारी हैं। सूर्य अगर यहाँ पर शनि के साथ भी हो गए तब भी यह योगकारी हैं, क्योंकि वह
जो शनि यहाँ पर केंद्र के स्वामी हैं, तो यहाँ पे वह पापत्व कम कर देते हैं। शुक्र यानी कि जो भी केंद्र भाव के स्वामी के साथ यह आएंगे तो यहाँ पर यह शुभ फलदायी बन जाते हैं। तो सूर्य प्लस मंगल भी शुभ फलदायी हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि इसके साथ मंगल के साथ गुरु और गुरु के साथ चंद्र, यह भी शुभ फलदायी है। सूर्य के साथ चंद्रमा अगर वो अमावस्या योग भी है तभी भी यह शुभ फलदायी होगा, लेकिन क्षीण चंद्रमा होनी चाहिए। अगर यह सूर्य शुक्र के साथ भी हैं तभी भी यह शुभ फलदायी है, और सूर्य शनि के साथ भी हैं। अगर वह से सूर्य और शनि एक दूसरे के मित्रता विवाह नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो 10वां नंबर है वो कि केंद्र में आता है वैसे, और यहाँ पे पंचम नगर त्रिकोण है, तो यह दोनों भी युति में आते हैं, तो यह भी योगकारी युति, सफल युति मानी जाती है। उसके बाद अशुभ फल देने वाले ग्रह कौन कौन से हैं? अशुभ फल देने वाले ग्रह यहाँ पर अगर बात करें तो कौन से होगा? हमने हमेशा बताया था कि जो कि त्रिशदाई का स्वामी है, जो त्रिशदाई का स्वामी वह अच्छा फल नहीं देता। तो त्रिशदाई के स्वामी कौन से होते हैं? तीसरा, छठा और 11वां। तो तीसरे के स्वामी कौन से हुए? बुध। छठे के स्वामी बुध, 11वें के स्वामी शनि। तो शनि यहाँ पर अशुभ फल देंगे। हाँ, यहाँ पर युति में करते हैं तो वो सफल योग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर अशुभ फल दे सकते हैं, देते हैं वह अगर अकेले हैं तो। उसके बाद शुभ फल क्या होगा? शुभ फल कौन देंगे? यह त्रिकोण के स्वामी तो शुभ फल देंगे। शुभ फल हो जाएंगे गुरु स्वगृही हो, सूर्य स्वगृही हो यानी मूल त्रिकोण में हो, और मंगल, और यहाँ पर चंद्रमा अगर क्षीण हो तब यह शुभ फल देता है। चंद्रमा अगर कमजोर हो गया तब यहाँ पर शुभ फल देने वाला हो जाएगा, क्योंकि वह मंगल के थ्रू कंट्रोलेबल में हो सकता है। उसके बाद हम निष्फल योग में जाते हैं कि निष्फल कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे हमने सफल के बारे में जाना, यहाँ पे निष्फल के बारे में जानते हैं कि निष्फल कौन कौन से होते हैं। जब निष्फल योग के बारे में आते हैं तो गुरु के साथ अगर शुक्र हैं या गुरु के साथ शनि हैं तब वह निष्फल योग दे देंगे, कोई योगकारी नहीं बनेगा। शनि जब भी केंद्र में बैठ जाए लेकिन वह कोई भी क्रूर संज्ञक ग्रह से दृष्टि में ना हो तो वह शुभ फल देंगे, अन्यथा वह अशुभ फल देते हैं। अब पाप फलदायी ग्रह में आते हैं तो पाप फलदायी ग्रह यहाँ पर कौन कौन से हैं? यहाँ पर बुध, क्योंकि यह दुस्थान के स्वामी हैं, और शनि, यह पाप फल देते हैं। शनि यहाँ का स्वामी है, यहाँ के हैं। तो हम अगर मैत्री की बात करते तो मैत्री में हमने बताया था कि यह हाउस कौन सा है? एनिमी हाउस होता है। तो इन दोनों के स्वामी यहाँ पे पाप फलदायी होगा। और मार्केस की बात करते हैं तो मुख्यतः मार्केस तो यहाँ पर शुक्र ही है, लेकिन अगर शनि, क्योंकि यह पाप फलदायी भी है, दो स्थान का स्वामी भी है, तो शनि के साथ ये शनि बुध शुक्र के साथ ऐसी दोनों की युति या दोनों का संबंध इस प्रकार बन जाए तब यहाँ पर मार्केस शनि भी करता है और बुध भी यहाँ पर मार्केस का काम करते हैं, यानी यह कष्ट पहुँचाने का यह काम भी करते हैं। अब आते हैं कि शुभ युति कौन सी है? शुभ अर्थात शुभ, यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स हैं तो वहाँ पर शुभ हो जाता है। हमने यहाँ पे बताया था यह 9 नंबर अर्थात गुरु, और यहाँ पर 10 नंबर यह गुरु, 9 नंबर अर्थात भाग्य के स्वामी, और यहाँ पे राजेश के स्वामी
अगर यहाँ पे इकट्ठा हो जाए, यहाँ पे हमने गुरु और शनि को यहाँ पे निष्फल योग लिखा हुआ है, लेकिन यह युति भी अच्छी है, यह फल अच्छे देंगे, लेकिन किस भाव में है वहाँ पे बात करते हैं कि गुरु और शुक्र और गुरु शनि हो गए तो वहाँ पे निष्फल योग देते हैं कि फल नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर या इधर बैठ जाएँ या इधर बैठ जाएँ, यहाँ पर अगर बैठ जाते हैं तो यह बहुत ही अच्छी युति हो जाती है। तो गुरु प्लस शनि या शुभ युति है, और अशुभ युति मंगल प्लस बुध, इसमें अशुभ युति है। यानी मंगल अर्थात लग्न का स्वामी है, लेकिन वह अष्टम का भी स्वामी है, तो वह अष्टम का भी फल देगा। लेकिन अष्टम में स्वयं बैठ जाएगा तब वह अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। लेकिन यह मंगल किसी के साथ युति कर लेता है, अगर यह रोग स्थान के स्वामी के साथ यानी शत्रु स्थान के स्वामी के साथ, षष्ठेश के साथ, त्रिकेश के साथ या त्रिशदायक के स्वामी के साथ यानी छठा और मंगल युति करता है तो वह अशुभ युति देता है। तो हम यह 9 मुख्य जो योग हैं मेष लगन में, उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। कौन कौन से राजयोग कारक का बहुत कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य है, गुरु है, चंद्र है, मंगल है। यहाँ पे चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा यानी कृष्ण पक्ष के चंद्रमा यहाँ पर राजयोगकारी होते हैं। अगर वह कृष्ण पक्ष में जातक जन्मा हो तो यहाँ पे राजयोगकारी है। लेकिन सफल योग कब बनेंगे? सूर्य और चंद्रमा, सूर्य प्लस शुक्र की युति, सूर्य प्लस शनि की युति, सूर्य प्लस मंगल की युति, मंगल प्लस गुरु की युति, गुरु प्लस चंद्र की युति हो तो वह सफल योग का निर्माण करता है। इसमें अशुभ फल देने वाले ग्रह बुध और शनि हैं, क्योंकि यह छठा और 11th हाउस का स्वामी है, त्रिशदाय का स्वामी है। अशुभ फल देने वाले गुरु अगर स्वग्रही हो, सूर्य अपन मूल त्रिकोण अर्थात अपने राशि में यानी कि सिंह राशि में हो तभी वो अच्छा फल देता है। मंगल लग्न में बैठा हो या और चंद्रमा क्षीण हो तभी भी यह शुभ फल देता है। निष्फल योग गुरु और शुक्र होते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर मारक भाव का स्वामी है और गुरु यहाँ पर भाग्येश का स्वामी है, तो यह कष्ट देगा, निष्फल देगा, कोई फल नहीं देने में असमर्थ रहते हैं। गुरु और शनि भी हैं कि कभी कभी गुरु यहाँ पे आ जाए या इधर का स्वामी यहाँ पे आ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यह सदैव नहीं, और भी इस पर दृष्टि के बाद देखा जाएगा कि कौन से ग्रह की दृष्टि किस पर पड़ रही है। पाप फलदायी हमने बताया था बुध और शनि है, क्योंकि पाप फलदायी मतलब 2 स्थान के स्वामी यह है तो पाप फलदायी है। और मारक स्वामी शुक्र है, मुख्यतः शुक्र है, लेकिन शनि और बुध के साथ अगर उसकी दृष्टि पड़ती है, ये दृष्टि के साथ संबंध बनता है शुक्र के साथ, तो शनि और बुध भी सहायक मार्केट होते हैं। इसमें शुभ युति कौन सी होती है? गुरु की और शनि जब युति बैठना है, युति मतलब संबंध अच्छा होता है, क्योंकि 2 बड़े ग्रह हैं और यहाँ पर 10 में मतलब कि आपका भाग्येश भी आपका गुरु है और यहाँ पे कर्मेश आपके राज्येश आपके शनि हैं, उनकी युति अच्छा माना गया। लेकिन यह निष्फल युति भी, निष्फल योग भी है। अशुभ युति यहाँ पे मंगल और बुध का माना जाता है। आशा करता हूँ कि यह जो मेष लगन का परिचय था कि हम फलित में इसका प्रयोग बहुत बार करेंगे, और फलित करने के लिए इन चीज़ों का ज्ञान अवश्य है कि कौन सा भाव में या कौन सा संबंध किस प्रकार बनेगा और कौन से भाव के स्वामी को क्या कहते हैं, इसके बारे में हमने अच्छे ढंग से समझा। आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं या अपने नोट्स बनाया होगा तो नोट्स में आपको भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा सुलभ हो सकता है। तो आप पाठ को रेगुलरली और क्रम वाइज पढ़ते रहिए, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से यह ज्योतिष का जो आपको कठिन लग रहा था वो आसानी ढंग से आप समझते रहेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से फलित करेंगे। अब हम फलित में आ चुके हैं और फलित को अच्छे ढंग से करने के प्रयास करेंगे। अगर कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, कोई प्रश्न हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अनेक माध्यम है आपको मेरे को उससे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।